चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर, अध्याय 4 मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य। सबसे पहली बात है कि मुगल साम्राज्य, इसमें जो नाम आने वाले हैं उनसे जरा आप वाकिफ हो जाएं। बाबर शुरुआती दौर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल एम्परर्स हैं। शासक, मुगल शासक जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, सबकी इंडिविजुअली। देखिए, एक बहुत बड़े इलाके को राज करना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे जब वो हमारा हिंदुस्तान हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका बांग्लादेश, ये सब इसलिए आते थे क्योंकि उस जमाने में ना पाकिस्तान अलग हुआ था ना बांग्लादेश अलग हुआ था, तो एक पूरा सब कॉन्टिनेंट था। तो इतने बड़े इलाके में इतने अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, इनको रूल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हम मुगल साम्राज्य की बात इसलिए करते हैं कि मुगल साम्राज्य एक इतना बड़ा साम्राज्य था जो इस तरीके से कई इलाकों में फैला हुआ था, और साथ में उन्होंने हर एक अलग अलग कल्चर के लोग, डिवर्सिटी, उनको किस तरीके से डील किया। अगर हम 16वीं शताब्दी के आगे की बात करते हैं, यानी कि अंत की बात करते हैं, यानी 16वीं शताब्दी कहाँ होती है? 1500 से शुरू होती है। तो 1500 के अंत की अगर हम बात करें, तब आप देखेंगे कि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर की, उन्होंने आगरा और दिल्ली तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। और हम जब 17वीं शताब्दी तक आते हैं, आप देखिएगा औरंगजेब 1707, जब हम 17वीं शताब्दी तक आते हैं तो इन्होंने पूरे, ऑलमोस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, पूरे सब कॉन्टिनेंट पर इन्होंने कब्जा किया था, या कहें अपना साम्राज्य बना लिया था। और फिर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि प्रशासन के, और साथ में जो इनका गवर्नेंस था, गवर्नेंस किस तरीके से अलग अलग लोगों को, अलग अलग श्रेणी के लोगों को गवर्न किया जाएगा, किसको पोजीशन दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, तो ये जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का एक आइडिया दिया, जो स्ट्रक्चर पैदा किया, वो आज भी है। आज भी उनकी पॉलिटिकल लेगेसी कह लीजिए कि जो इनका तरीका था वो आज भी हम मानते हैं। आपने कोतवाल शब्द सुना है? आपके घर के पास जरूर कोई ना कोई कोतवाली होगी। तो ये जो कोतवाल शब्द आपने सुना है, कोतवाली आपने सुना है, वो सब तभी से चला आ रहा है, उस जमाने से। सोचिए आप। एक और बात बताता हूं आपको कि यहां पर आपको आज के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। और दोनों ही, एक किला है जिसको हम कहते हैं लाल किला, रेड फोर्ट, लाल किला, उसकी प्राचीर से जितने भी प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में, जब 15 अगस्त आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, तो उस समय ये लाल किले की प्राचीर से खड़े होके पूरे देश को संबोधित करते हैं, संबोधन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आप रेड फोर्ट आप देख रहे हैं, ये शाहजहां ने बनाया है। किसने बनाया है? यहां पर आप देखिएगा, ये शाहजहां साहब ने बनाया है। तो वहां पर ये मुगल एम्परर रहते थे, इस जगह पे मुगल एम्परर रहते थे। और इस जगह का इतनी मान्यता हो गई है अब कि यहां पर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देते हैं। अब सवाल उठता है, मुगल्स थे कौन, कहां से आए हैं? तो शुरुआती दौर पे हम बाबर की बात करते हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये नोटेड एम्परर थे, शासक थे। लेकिन आपको मैं एक शब्द बताता हूं, मंगोल, मंगोल, और एक शब्द है मुगल। मैं आपसे कहूं इसके बारे में, इसकी में थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखिए, तो आप कहेंगे एम मिल रहा है, जी मिल रहा है, एल मिल रहा है ना? तो मुगल वाकई में कहीं ना कहीं मंगोल से रिलेटेड थे। कैसे? अब जो भी यहां पर आए, उनकी माताजी कहां से आई और पिताजी कहां से आई, ये मैं बताने जा रहा हूं। ये है मदर का साइड, ये है फादर का साइड। तो मदर का जो साइड है वो आता है मंगोल से। चंगेज खान, इन जो आए आगे मुगल शासक बने,
उनके माता के रिश्तेदार थे। क्लियर हो गया? इनकी माता इसी परिवार से आती थी या इसी खानदान से आती थी, मंगोल खानदान से। क्लियर हो गया? चंगेज खान जो 1227 में जिनका देहांत हुआ, तो इनके डिसेंडेंट है ये, इनकी जेनोलॉजी, एंसिस्टर, पुरखे यहां से आ रहे हैं। अब यहां पर आ जाइए, ये जो चंगेज खान थे मंगोल ट्राइब के थे, चाइना और सेंट्रल एशिया यहां पर इनका आधिपत्य था। अब फादर की साइड आ जाइए। फादर की साइड में ये था कि इनके ऊपर अगर हम जाएं तो ये तिमूर, इनके जो फादर का साइड है वो है तिमूर और उनके सक्सेसर्स। जो तिमूर है और या उनके जो पहले के लोग हैं वो कहां से आते थे? वो थे ऑटोमन साम्राज्य, आपको याद है? बस उसी से थोड़ा रिलेट करिएगा। ईरान, इराक और उस जमाने का जो ऑटोमन साम्राज्य था, या आज हम कहें जो टर्की है, तुर्की, वहां से इनके पिताजी आते हैं। माताजी पिताजी समझ गए आप? अब जो ये आगे लोग आए इनके बाद वो ये है। एक चीज बता दूं कि जो मुगल हैं वो कभी भी अपने आप को मंगोलियन या मंगोल की ट्राइब का कहलाना नहीं पसंद करते। उसका कारण है ये चंगेज खान। चंगेज खान जो थे बड़े क्रूर थे, इन्होंने नरसंहार किया। नरसंहार मतलब होता है लोगों को बहुत मारा, मारा काटा बहुत किया। तो इसीलिए हमेशा ये जो मुगल हैं वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम किस परिवार से हैं? तैमूर के परिवार से हैं। और तैमूर जो है वो ऑटोमन साम्राज्य, ईरान, इराक, जो तुर्की, उस जगह से है। तो ये इनकी जेनेलॉजी हो गई, ये इनका पुरखे हो गए या इनके जो प्रिसीडिंग लोग थे। अब एक चीज यहां दिखाऊंगा आपको, एक एक करके सबका नाम और सबका चेहरा भी समझ में आ जाएगा। देखिएगा, मैं आपको जो बीच में बैठे हैं इनका नाम है, आपका जो सेंटर में बैठे हैं जिनका मैंने नाम लिया वो कौन थे? तैमूर, तिमूर, अंग्रेजी में TIMUR बोलते हैं और हम इसको हिंदी में तैमूर बोलते हैं। आप याद रखना चाहें तो सैफ अली खान और का बेटा जो है वो अपना क्या नाम है उनका? तैमूर, और वो बहुत ही फेमस बच्चा है। यहां पर देखिएगा कि ये तैमूर हो गए। इनके दाएं हाथ पे ले जा रहा हूं मैं आपको, दाएं हाथ पे। यहां पर आप देखिएगा कि ये है इनके बेटे, तैमूर के बेटे मिरन शाह। मिरन शाह यानी जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़े शासक हुए बाबर, उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब परदादा के परदादा। उसके बाद आप यहां देखेंगे अबू सैद, ये बाबर के दादा। अब यहां पर आ जाते हैं इस जगह पे। यहां पर देखिएगा ये जो तैमूर है, ये दूसरे, इनका नाम है, ये जो साहब देख रहे हैं ये सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। ये बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब फादर के भी फादर, यहां ग्रैंडफादर के भी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, मतलब होता है फादर के फादर। ठीक, तो ये हो गया, इनका नाम हो गया सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। उसके बाद यहां देखिएगा आप, ये है बाबर के पिताजी, इनका नाम है उमर शेख। उमर शेख। अब फिर से दाएं पे आ जाते हैं। यहां पर आप देखिएगा ये है बाबर, मुगल एम्परर, ये है बाबर। उसके बाद ये है अकबर, ये है अकबर। और यहां पर आप देख रहे हैं शाहजहां, ये है शाहजहां। फिर से इधर चलते हैं। यहां पर देखिएगा ये है तीसरे नंबर पे हुमायूं, यहां पर है जहांगीर, और ये है औरंगजेब। आपको इनका लिंक समझ में आ गया? आप कौन किसके बाद आया, कौन किसके पिताजी थे, समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसकी दोबारा चर्चा हम करेंगे। तो मुगल ने मिलिट्री कैंपेन्स जो किए उसकी शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत जैसे हम मानते हैं कि भाई बाबर पहले मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, शासक थे। तो हुआ कैसे? बाबर जो थे वो 1526 से लेकर 1530 तक उन्होंने राज किया। इसके बाद हुआ ये कि फरगना, ये जो फरगना है, यहां पर उनको राज मिला बाबर को जब वो मात्र 12 साल के थे। फरगना एक जगह है, यहां पर इस जगह पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको अफगानिस्तान के आगे जाना होगा। तो ये फरगना की जगह जो थी वहां पर इनको राज मिला जब ये 12 साल के थे। लेकिन क्योंकि मंगोल बहुत ज्यादा इस इलाके में आ रहे थे, मंगोल इन्वेजन हो रहा था, मंगोल आक्रमण कर रहे थे, तो बाबर को यहां से जाना पड़ा, हटना पड़ा। और क्योंकि मंगोल का एक और ग्रुप है उज्बेक, वो भी इसी तरीके से मंगोल की तरह इन्वेजन करता था, तो उज्बेक के कारण इनको वहां से हटना पड़ा, फरगना से। क्लियर हो गया? फिर बेचारे यहां वहां सालों साल तक घूमते रहे। काबुल,
जो आज अफगानिस्तान की राजधानी है, इसको इन्होंने 1504 में इस पर कब्जा किया। फिर आया असली दिन, जब हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान में इनकी एंट्री हुई, वो है 1526 की बात मैं कर रहा हूं। इन्होंने हराया, बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को। ये इब्राहिम लोदी है, ये बाबर है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया कहां पर? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। पहला जो बैटल हुआ पानीपत का, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और फिर इन्होंने दिल्ली और आगरा इस तरीके से कैप्चर किया। शुरुआत आपको समझ में आ गई कि बाबर कहां से आया। फरगना आपको याद रखना है, वहां से वो भागना इनको पड़ा क्योंकि वहां पर बार बार इन्वेजन हो रहा था उज़्बेक्स का। फिर इन्होंने काबुल पे कब्जा किया, इधर उधर दौड़ने भागने के बाद 1504, फाइनली 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इन्होंने इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत के, आप देखें लोदी डायनेस्टी, ठीक, लोदी डायनेस्टी के एक शासक थे, इनको हरा दिया और उसके बाद एंट्री हुई मुगल शासकों की और फिर दिल्ली आगरा ये इनकी राजधानी रहे। अफगान्स, हम जब भी बात करेंगे, अफगान्स इनके लिए खतरा थे, मुगल अथॉरिटी के लिए। कई लोग मिक्स कर जाते हैं कि जो मुगल्स हैं, अफगान्स हैं या और मंगोल्स हैं, ये सब एक है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन मुस्लिम बिल्कुल अलग है, इंडियन मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। बाकी जितने भी जो भी लोग आए उनके अलग अलग जेनेसिस है, अलग अलग जगह से आए हैं वो, ठीक। तो जो पहला पानीपत का बैटल हुआ 1526 में, बाबर इब्राहिम लोदी, ये बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से मुगल आर्मी का कैंपेन हो रहा है। बहुत अच्छा तरीके से फॉर्मेशन बनाते थे, इसलिए ये लोग जीते। ओके, हम बात कर रहे हैं मुगल एम्परर्स की, यानी मुगल साम्राज्य के जो शासक रहे। इसमें सबसे पहले है बाबर। बाबर ने राज किया 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं इब्राहिम लोदी, इनको पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया। और साथ में इब्राहिम लोदी के जो सपोर्टर थे अफगान, उनको भी इन्होंने हराया। 1527 में क्या हुआ, इन्होंने यहां पर देखिएगा ये राणा सांगा है, इनको और इनके साथियों को हराया। खनुआ की लड़ाई कहते हैं इसको। खनुआ जो है वो इस इलाके में, आप आ जाइए, राजस्थान का भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक जगह है खनुआ। तो पहले इब्राहिम लोदी, फिर राणा सांगा। 1528 में क्या हुआ, इन्होंने राजपूतों को हराया चंदेरी में। चंदेरी कहां पर इलाका हो गया, देखिए अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। अगर आप शिवपुरी को हो, अगर आप झांसी के हो, या आप बुंदेलखंड एरिया को जानते हो, ग्वालियर का इलाका जानते हो, तो आपको पता होगा कि ये चंदेरी कहाँ है, ये उस इलाके के आसपास आता है। फिर उसके बाद ये आगरा और दिल्ली पे इनका कंट्रोल हुआ। बाबर का। ध्यान रखिए कि बाबर जो है वो जब बहुत कम साल के थे, 12 साल के थे, तभी इनको फरगना एक जगह है, आप अफगानिस्तान प्रेजेंट डे मान लीजिए, फरगना के इनको किंग बना दिया गया। लेकिन क्योंकि इन्वेजन बार बार हो रहा था उज़्बेक्स का, तो उसके बाद इनको भागना पड़ा। लेकिन 1504 में आई गेस इन्होंने काबुल पे कब्जा किया और उसके बाद हिंदुस्तान में एंट्री हुई 1526 में, जब इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। हुमायूं का जो राजकाज है, इनका प्रशासन, वो 1530 से 1540, उसके बाद आया 15 साल का गैप, और फिर 1555 से 1556। तो ये जो 15 साल का गैप आया वो इस कारण से आया है कि बीच में शेरशाह सूरी है, इनको शेर खान भी कहते हैं, इन्होंने हुमायूं को हराया, एक बार नहीं 2 बार हराया। मैं बताता हूं कहां, लेकिन आपको यह बता दूं कि हुमायूं के जो भाई थे, इसमें एक थे मिर्जा कामरान। वो इनके, एक तो मिर्जा कामरान जो है, उन्होंने अफगानों के साथ हाथ मिलाया और ये हुमायूं के खिलाफ बगावत करते रहे। बस इसी कारण से थोड़ा वीकन हुए थे ये। शेर खान की मैं बात बता रहा हूं, इन्होंने 2 जगह, एक चौसा, ये जो चौसा है, अगर आज आपको पता हो, यहां पर बिहार में जो बक्सर जिला है वहां पर है ये चौसा। तो 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया पहली बार चौसा में। उसके बाद शेरशाह सूरी ने ही इनको, हुमायूं को हराया
कन्नौज में। कन्नौज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, गंगा यमुना का दो आब है यहाँ पे। तो 1540 में हराया। यहाँ पर देखिएगा ये कन्नौज है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये कन्नौज जो है ये बड़ा एक ट्राईपार्टाइट यानी त्रिदलीय संघर्ष का भी एक पॉइंट रहा, ये कन्नौज हो गया। ओके, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद क्या, ये जो गए भाग गए किधर, ईरान, क्योंकि 2 बार हार गए थे ये, किनसे, शेरशाह सूरी थे। अब वहां ये गए, वहां पर सफाविद शाह, ये सफाविद शाह या सफाविदों का नाम बार बार आने वाला है, दिमाग में डाल लीजिए इसको, सफाविद शाह, इनकी मदद से ये दोबारा आए। और क्योंकि 15 साल तक शेरशाह सूरी का राज रहा, कहां पर, दिल्ली में। उसके बाद हुमायूं आए, एक माना जाता है कि एक बिल्डिंग में इनकी जो लाइब्रेरी थी उससे ये सीढ़ियों से फिसले और इनकी मौत हो गई, इनकी मौत हो गई। देखिएगा ये जो शेरशाह सूरी है बहुत बड़ा नाम है, इसलिए क्योंकि ये केवल बिहार का एक छोटा सा इलाका था, वहाँ के मैनेजर हुआ करते थे। और उसके बाद इन्होंने किससे लोहा लिया, हुमायूं से, 2 बार हरा भी दिया, 15 साल राज किया। और इन्होंने जो पिछले राजा थे उनका जो गवर्नेंस का तरीका था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, और ये जो गवर्नेंस का तरीका इन्होंने आगे बढ़ाया वो आगे और भी लोगों ने अपनाया, शेरशाह सूरी ने। अब है अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट, क्योंकि दी ग्रेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बहुत महान शासक हुए। पहली चीज तो ये थी कि ये 13 साल की आयु में ही सम्राट बन गए थे, बहुत कम आयु में। और इनके साथ इनके संरक्षक, इनके जो रीजेंट थे, इनका नाम है बैरम खान, वो रहे, इन्होंने बहुत बढ़िया इनके साथ साथ दिया। 3 भाग में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 1556, 1570, 1570 से 1585, फिर 1585 से 1605। इसमें जब ये 1556 की बात मैं कर रहा हूं, ये बैरम खान से काफी हद तक, क्योंकि बड़े हो गए थे, तो ये उनसे स्वतंत्र हुए। और फिर उन्होंने सूरीज और अफगान्स, उनके खिलाफ वो मोर्चा खोला, और मालवा और गोंडवाना ये इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और एक इनके जो भाई थे मिर्जा हाकिम और जो उज्बेक थे वो लोग भी रिवोल्ट कर रहे थे। मिर्जा हाकिम तो रिवोल्ट कर रहा था इनके खिलाफ, यानी विद्रोह कर रहा था, और उज्बेक जो थे उनको भी इन्होंने रोका। अच्छा, दूसरा ये था कि जो सिसोदिया थे ये बहुत समय से इनके अंडर में नहीं आ रहे थे, सिसोदिया राजपूत। लेकिन चित्तौड़ के जो, ये चित्तौड़ यहाँ पर है, इसके सिसोदिया राजपूत को इन्होंने पराजित किया, और फिर बहुत इज्जत से हर के साथ पेश आए, जिनको भी ये हराते थे बहुत इज्जत से पेश आते थे। फिर 15 यहाँ पर रणथंभौर देख रहे हैं, 1569 में इन्होंने रणथंभौर ले लिया, ये पहला कैंपेन हुआ। उसके बाद 1570 से 1585 की बात कर रहा हूं, जब गुजरात की तरफ इन्होंने कूच किया, उसके बाद ये बिहार, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और उड़ीसा, मतलब ये तीनों इलाके आप देख लीजिए, यहां पर इन्होंने किया। और ध्यान रखिएगा ये सब जब चलता रहा तो बीच में मिर्जा हाकिम, फिर विद्रोह तो मिर्जा हाकिम का चलता ही रहा। 1585 से 1605 की बात बताता हूं, इन्होंने थोड़ा सा और बढ़ाया। पहली चीज तो इन्होंने कांधार ले लिया, यहाँ पे ये कांधार ले लिया, किन लोगों से, सफाविद लोगों से, मैंने आपको बताया था सफाविद का नाम आएगा। इन्होंने कश्मीर ले लिया, इन्होंने काबुल यहां पर ले लिया, क्योंकि मिर्जा हाकिम का जब डेथ हो गई तो काबुल भी इन्होंने ले लिया। उसके बाद यहां पर ये बरार, खानदेश, अहमदनगर, ये भी इन्होंने ले लिया। इनकी जब आखिरी समय था, ये जवान वाले हैं, ये थोड़े बूढ़े वाले हैं। अकबर जब इनका लास्ट समय चल रहा था, तो यहाँ इनके जो राजकुमार थे उनका नाम था सलीम, राजकुमार सलीम। बहुत बेहतरीन पिक्चर भी बनी है इनके, जब प्यार किया तो डरना क्या, मैं गाना बता रहा हूँ, पिक्चर नहीं। तो जो पिक्चर थी, अगर आप कमेंट में लिखेंगे इसको, तो सलीम जो है ये, इन्होंने थोड़ा सा इनके खिलाफ वो किया, क्या कहे, विद्रोह सा किया, या फिर रेबेलियन भी किया। वो एक महिला थी उनके लिए, एक नर्तकी थी उनके लिए। खैर ये तो अलग बात हो गई। अकबर ने बहुत बढ़िया यहाँ पर गवर्नेंस का काम किया। इन्होंने मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी सिस्टम, इन्होंने जो जमींदारी सिस्टम है, इन्होंने जो जागीरदारी सिस्टम है, बहुत बढ़िया गवर्नेंस का तरीका अपनाया। और ये कभी भी किसी को हराते थे तो उसके साथ बेइज्जती नहीं करते थे, बाकायदा उसको अपनी जगह दे देते थे। तो बोलते थे कि भाई तुम थोड़ा सा हमारे खजाने में डालो, अपना इलाका आप लो। तो बेइज्जती किसी के साथ नहीं की, इसलिए पूरा देश, ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे जितने भी शासक हैं वो इनके कंट्रोल में आए। दूसरा ये था कि इन्होंने जो रिलीजियस पॉलिसी है उसमें सुलह कुल नाम का एक कंबाइंड धर्म तैयार किया, अवधारणा तैयार की उसकी। उसमें यह था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ज़ोरास्ट्रियन हो, यानी पारसी हो, सब जो है वो केवल एक ही चीज की बात करेंगे, वो है यूनिवर्सल पीस।
पूरे विश्व की शांति, बस। तो इसीलिए इनका इतना बड़ा नाम है। ये इनके अबुल फजल साहब थे, बता दूं आपको, ये अबुल फजल साहब थे, उन्होंने अकबरनामा लिखा था, उसमें आईने अकबरी है, 3 वॉल्यूम में लिखा था, उसमें हर चीज का विवरण है बहुत बहुत अच्छी तरीके से। आगे आए जहांगीर साहब। जहांगीर जो है, इन्होंने अकबर जो कर रहे थे उसको तो आगे बढ़ाया। जो सिसोदिया रूलर थे यहाँ पर, जो मेवाड़ है, मेवाड़ के रूलर, ये सिसोदिया रूलर अमर सिंह, इन्होंने भी मुगल सर्विस मान ली। अच्छा, दूसरा ये था कि इन्होंने किया तो, लेकिन थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यहाँ जो सिख है, यहाँ जो आपके अहोम है, अहोम जो है नॉर्थ ईस्ट का इलाका, वहां पर जो थे, अहमदनगर ये हो गया, इन इलाकों में कोशिश तो की लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इनके साथ भी एक कार्यक्रम ऐसा हुआ कि इनका जो राजकुमार था उसका नाम था खुर्रम। ये खुर्रम ही आगे चल के शाहजहां बने, तो इन्होंने इनके खिलाफ बगावत कर दी। और एक और चीज इनके लिए बात बताई जाती है कि इनकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिनका नाम पहले था मेहरुन्निसा। तो नूरजहां मेहरुन्निसा बहुत ही खूबसूरत थी, जहांगीर से बहुत ज्यादा प्यार था, तो इन्होंने जो सिक्के चलाए उसमें एक सिक्का अपने नाम पे चलाया। इतना मोहब्बत और इतना प्यार, ये समझ लीजिए, या फिर इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नूरजहां का शासक या शासन व्यवस्था में था कि दूसरा जो कॉइन था उसमें नूरजहां का नाम लिखा था, राइट। तो माना जाता है कि इनका बहुत, नूरजहां का बहुत कंट्रोल था इन पे और शासन पे। शाहजहां की बात करेंगे। शाहजहां हम किस तरीके से जानते हैं? ताजमहल, विदेश का हर आदमी ताजमहल देखना आता है, हिंदुस्तान में ध्यान रखिएगा, आगरा में ताजमहल। इन्होंने रेड फोर्ट भी इन्हें नहीं बनाया, लाल किला। तो इन्होंने क्या किया, एक तो दक्कन, ये वाला जो इलाका था ना, यहां पर इन्होंने अपना ये मिलिट्री कैंपेन बिल्कुल शुरू करके रखा। अब यहां पर एक अफगान बड़ा कुलीन आदमी था, नोबल, जिसको खान जहां लोदी कहते हैं, उसने उनके खिलाफ रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया, लेकिन वो हार गया। इन्होंने फिर ये अहमदनगर में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अहमदनगर इलाका, और यहाँ है बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेला इलाका जो है, वहाँ का ओरछा। अगर आप कभी झांसी गए या झांसी के हैं तो आपको पता है ओरछा 20 किलोमीटर दूर है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल लिया। इसके अलावा बल्ख, जो उज्बेक से थे, वहाँ कोशिश तो की लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर कंदाहार भी, सफाविद वॉज लॉस्ट टू सफाविद, मतलब कंदाहार भी निकल गया इनके हाथ से। 1632 की बात कर रहा हूँ, इन्होंने अहमदनगर ये फाइनली यहाँ पर लिया, और फिर उसके बाद एक बीजापुर के साथ एक ट्रीटी भी की, एक संधि भी की। अब देखिएगा कि 1657 और 1658 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शाहजहां के जो बच्चे थे उसमें एक औरंगजेब है, एक दारा शिकोह है, ऐसे और भी थे। इनके बीच में हुई लड़ाई शुरू। औरंगजेब ने क्या किया, बाकी सभी को मौत के घर उतार दिया, सबको, दारा शिकोह को, सबको जान से मार दिया। और इस शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया आगरा में पूरी जिंदगी भर के लिए। औरंगजेब की बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब ने राज किया। 1663 में जो अहोम है, नॉर्थ ईस्ट इलाका, पहले तो इनको पराजित किया इन्होंने, उसके बाद 1680 में अहोमों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। नॉर्थ वेस्ट या कहें इनकी यूसुफजई और सिख, यहां पर सिख, इनके खिलाफ भी अस्थाई इनको सफलता तो मिली। फिर हुआ क्या कि पॉलिटिक्स काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि होता ये था कि राजपूत जो थे मारवाड़ के खासतौर पे, इनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। उसका कारण ये था कि अकबर जब थे तो अकबर जिसको भी हराते थे उसके साथ अच्छे से पेश आते थे, मोहब्बत से पेश आते थे, और उनको इलाका ऑटोनोमस तरीके से दे दिया करते थे। लेकिन औरंगजेब जो थे, एक तो वो डिफीट करते थे, हराते थे तो बहुत बेइज्जती पेश आते थे, और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था इनका मनसबदारों के साथ। यहाँ पर सरदार शिवाजी की नाम मैं ज़रूर लूँगा। ये इन्होंने शुरुआत में तो औरंगजेब ने इनको हराया, फिर शिवाजी की बेइज्जती कर दी। शिवाजी वहाँ पर आगरा में जो कैद खाना है वहाँ से ये निकल भागे, और उसके बाद इन्होंने छापामार युद्ध शुरू किया। स्वतंत्र शासक इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। इन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए मुगलों के खिलाफ। अच्छा, यहाँ इनके जो बाद आए ना, उसमें अकबर जो है, उन्होंने ये औरंगजेब के खिलाफ बहुत सारे, क्योंकि सपोर्ट इनको मिल रहा था मराठा और दक्कन का, इसके खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन फाइनली अकबर को भागना पड़ा सफाविद ये ईरान भाग गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब अकबर का रिबेलियन ख़त्म हो गया, इन्होंने अपना दक्कन इस जगह पे भेजा, और बीजापुर को इन्होंने एक तो ले लिया 1685 में, गोलकुंडा को ले लिया 1687 में,
तो यहाँ पर जो फाइट थी ख़ास तौर पे मराठा के खिलाफ, उसको जो गुरेला वॉरफेयर कर रहे थे, छापामार पद्धति कर रहे थे, इनके खिलाफ जो अभियान चलाया वो खुद औरंगजेब ने चलाया। फिर यहाँ पर उत्तर भारत में यहाँ सिख हो गए, जाट हो गए, सतनामी हो गए, इन सब के खास तौर पे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अहोम और यहाँ पर दक्कन में ये जो मराठाज हैं इस जगह पे, इनका रिबेलियन विद्रोह इनको झेलना पड़ा। फाइनली जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारियों के लिए इनकी फाइट शुरू हो गई और उसके बाद मुगल साम्राज्य ढलान की तरफ गया। अब हम बात करेंगे मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, लेकिन ये हम चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।